तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम क्या आज का टॉपिक, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। अगर हम बेटा बात कर रहे हैं लास्ट फ्यू डेज नहीं, पूरा एक मंथ ही हो गया मुझे लगता है। हमने 31 को स्टार्ट किया था लास्ट अगस्त में और 31 ही आज हो गई है, यानी कि पूरा एक महीना लग गया हमें क्या कवर अप करने में, रे ऑप्टिक्स। तो वैसे देखें सिलेबस के हिसाब से हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं बेटा, ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स में दो पार्ट थे आपके, वन वाज रे ऑप्टिक्स, ओके जी। बिग यूनिट, बिग चैप्टर कह लो, जिसको कवर अप करने में टाइम लगता ही है और लगा भी है। ओके, लगभग कितने दिन लग गए, 30 डेज इसको कवर अप करने में लग गए रे ऑप्टिक्स को। इससे भी ज्यादा भी लगा सकते हैं, अभी हमने कई चीजें बीच में मिस ही की हैं, जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ के हमारे रैर हो गए, लेकिन अब टाइम लिमिट के हिसाब से हमारा उसका टाइम खत्म हो गया। अगला क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स को ज्यादा दिन लगाएंगे, ये विद न्यूमेरिकल आपका मैक्स कितने दिन में कवर अप होने जा रहा है, 10 डेज में। विद न्यूमेरिकल करते हुए सारा का सारा आपका 10 दिन में आपका कवर अप हो जाएगा। ओके, बट अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखोगे तो इक्वली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको करने में 30 डेज लगे, इसको करने में 10 डेज लगे हैं, तो लगभग उतने ही नंबर का किस में से आ जाता होता है, वेव ऑप्टिक्स में से भी आ जाता होता है। ओके जी, तो एक होती है जी रे, एक होती है वेव। इफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ रेज, तो हम कह लेते हैं कि चलो रे के फॉर्म में चल रही है, तो इससे अंडर जो भी आएगा वो किसके अंडर आ जाएगा, आपका रे ऑप्टिक्स के अंदर। लेकिन कुछ फिनोमेना ऐसे भी हुए जो कि रे ऑप्टिक्स आपकी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती है, तो उसके लिए प्योर क्या मानना पड़ गया, इसको वेव ही मानना पड़ेगा। तो एक दिन मैंने पहले भी जिस दिन स्टार्ट किया था ना, मैंने बोला था दोनों में से, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में से प्योर ऑप्टिक्स कौन सी है, तो प्योर तो कौन सी है, वेव ही है। अगर कुछ चीजों को इग्नोर कर दिया जाए, मतलब कुछ छोटी मोटी बातें इग्नोर कर दी जाए, जैसे वो छोटी मोटी बातें क्या है, बेसिकली वो डायफ्रैक्शन इफेक्ट होता है। डायफ्रैक्शन अभी पढ़ा नहीं है आपने, तो इसलिए उस टर्म्स में मैं बात नहीं कर रहा। वैसे मुझे बोलना चाहिए कि इफ डायफ्रैक्शन इज नेग्लेक्टेड, अगर हम डायफ्रैक्शन को नेग्लेक्ट कर दें तो मान सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अदरवाइज वो वेव ही है। तो आप बताएं दोनों में से प्योर ऑप्टिक्स कौन सी है, प्योर जो बिल्कुल सही सही जिसको बोला जाएगा, जिसमें कोई भी हमने अप्रोक्सीमेशन नहीं ली, वो कौन सी होगी, वेव या रे, दैट विल बी वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स तो बिल्कुल प्योर है ना। अगर इसके कुछ इफेक्ट्स को इग्नोर किया जाए तो मान सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेज। डे टू डे लाइफ में फिनोमेना जो हम डील करते हैं ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, वो उस डायफ्रैक्शन इफेक्ट को इग्नोर करके चल जाता है। इसलिए हमारा काम चलता रहा रे ऑप्टिक्स। लेकिन आगे चल के कुछ ऐसे फिनोमेना आए जो कि रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं हुए, तो हमने यही बोला कि सो फार वी हैव डेल्ट विद द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। अभी तक 10th क्लास में या अभी तक जो हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा, बेसिकली क्या पढ़ा आपने, रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन या फिर डिस्पर्जन। रिफ्लेक्शन क्या था, मिरर्स रिफ्लेक्ट होके वापस आना। रिफ्रैक्शन में क्या आ गया, ग्लास स्लैब, प्रिज्म, लेंसेज। ओके, और डिस्पर्जन क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर्स, यानी कि प्रिज्म से रिलेटेड। जब इन चीजों को पढ़ रहे हैं ना, यहां तक दीज फिनोमेना वेल एक्सप्लेन्ड बाय द रे पिक्चर ऑफ लाइट, मतलब मान के चले कि रे ही है तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। ओके, अब इसमें से बेटा जो भी आपने शॉर्ट नोट्स लेने होंगे वो ले लेना, क्योंकि जब रिटर्न में आता है ना फिर वो तेजी से चल जाता है, आप उसको लिख नहीं पाते। जो मैं बोल के लिखवाता हूँ वो तो ठीक है, सारा का सारा लिख लेते हो, लेकिन अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आज का पहला, तो इसमें थोड़ा सा तेजी से चीजें चल सकती हैं। इसलिए इसकी मैंने पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दी हुई है, लेक्चर भी आपका आ ही जाएगा। नोट्स आपने अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है, नोट्स जैसे तैसे आपने कंप्लीट कर ही लेने हैं। बैकअप आपको दे दूंगा, थोड़ा सा यहाँ पर चीजें एकदम आएंगी तो आप लिख नहीं पाओगे। तो पहली बात तो यही है कि अभी तक हम बोल रहे थे कि जी रे से काम चल जाएगा, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे काम चल जाएगा। लेकिन आगे चलकर कुछ फिनोमेना है, जैसे यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, सबसे मेन फिनोमेना इंटरफेरेंस या फिर डायफ्रैक्शन या फिर पोलराइजेशन। अब ये क्या है, ये तो जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे पता लगेगा। लेकिन कुछ फिनोमेना आए बेटा, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब ये डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस या पोलराइजेशन, ये रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं हो रहे, तो मानना पड़ गया कि भाई लाइट को क्या मानो, प्योर वेव ही मानो, क्योंकि ये प्योर वेव मानकर ही क्या होने वाले हैं, एक्सप्लेन होने वाले हैं। इसलिए हमें वापस किस पे आना पड़ गया, वेव ऑप्टिक्स पर आना पड़ गया। सो दीज फिनोमेना कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द रे पिक्चर ऑफ लाइट, इसलिए हमें क्या मानना पड़ेगा, लाइट एज अ वेव एग्जिबिटिंग
वेव प्रॉपर्टीज, मतलब हमें लाइट को प्योर वेव ही मानना पड़ेगा जो वेव की कुछ प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करती है। वेव्स की प्रॉपर्टीज बेटा जैसे कि वेव की क्या होनी चाहिए, वेवलेंथ होनी चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वेव का क्या होना चाहिए, फेस होना चाहिए, फेस। देखो अभी हम जब रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे हम फेस वेस ऐसा कुछ नहीं बोल रहे थे, ज्यादा बात हमने किसकी की, वेवलेंथ की, ज्यादा बात हमने किसकी की, स्पीड की, फ्रीक्वेंसी तक का भी कोई ज्यादा यूज नहीं हुआ है। लेकिन आप 11th क्लास में याद करो जब वेव्स वाला चैप्टर पढ़ते थे तो वहां पे फेज, फेस डिफरेंस, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सारी की सारी टर्म्स आती थी कि नहीं आती थी। उसके अलावा 11th क्लास में याद करो कि आपने एक पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अगर किसी को याद हो तो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि दो वेव्स आ रही हैं, ये पहली और ये दूसरी, अगर ये मिक्स होती हैं तो जो थर्ड वेव जो बनेगी उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा, y1 प्लस y2। उम्मीद है किसी बच्चे को तो 11th क्लास वाला ये वाला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 याद होगा, थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। इस पे बेस बहुत कुछ किया आपने। स्टेशनरी वेव जब डेवलप की थी क्या लगाते थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जब बीट्स का फिनोमेना डिस्कस करते थे तब भी क्या लगाते थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब रे मान के चल रहे वहां ये सब नहीं लगने, और आपके इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन जो है किससे एक्सप्लेन होने हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से एक्सप्लेन होने हैं। तो वही यहां पर बोला गया है कि भी अभी तक तो किससे रिलेट बात चल रही थी अपनी, किससे रिलेट कर रहे थे हम लोग, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जैसी चीजें पढ़ रहे थे। तो रे ऑप्टिक्स से अपना काम बढ़िया चल रहा था, लेकिन नेचर में कुछ और भी फिनोमेना ऑब्जर्व कर लिए गए, जैसे कि नाम तो कम से कम याद रख लो ना, मैंने बोला अभी हमें नहीं पता इसके बारे में कुछ भी, आगे चल के पता लगेगा, लेकिन एटलीस्ट आज की क्लास में नाम तो आ ही गए ना। कौन कौन सा नाम आ गया, इंटरफेरेंस, दूसरा कौन सा आ गया, डायफ्रैक्शन, और तीसरा क्या आ गया आपका, पोलराइजेशन। तो ये तीन फिनोमेना और उसके अलावा भी कई हैं, रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं होते। तो क्या मानना पड़ेगा आपको, इसको वेव ही मानना पड़ेगा। इट शुड बी अ वेव एग्जिबिटिंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, जिसमें से मैंने बोला सबसे मेन जो अभी मुझे याद आया कि यार इसका तो यूज होगा ही होगा, कौन सा, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ओके, तो वेव ऑप्टिक्स में आप पूरी वेव ही मानने वाले हो। और एक चीज बताएं कि वेव ऑप्टिक्स में कौन कौन से फिनोमेना, कोई 2 या 3 नाम जो आपके माइंड में आ गए हों, आप पढ़ने जा रहे हो आने वाले टाइम में, विच फिनोमेना यू आर गोइंग टू, वो क्या है वो तो अभी हमने बताया नहीं है, वो छोड़ें, बस ये बताएं कि कौन कौन से फिनोमेना, नाम आए कुछ के नहीं। नंबर 1 कौन सा, इंटरफेरेंस। नंबर 2 कौन सा, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नंबर 3 कौन सा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ओके, ये तीनों के तीनों फिनोमेना हमारे सिलेबस में होते हैं, हम एक बकायदा फुल डिटेल में इनको कवर अप करना है। इंटरफेरेंस को भी कवर अप करना है, डायफ्रैक्शन को भी कवर अप करना है, और पोलराइजेशन को भी करना है। पोलराइजेशन पंजाब बोर्ड के सिलेबस में है, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, तो उसके हिसाब से मैं करवा दूंगा, मतलब करवा ही दूंगा पोलराइजेशन भी आप लोगों को। ओके, तो शुड वी स्टार्ट नाउ। ये तो बिल्कुल क्या थी, इंट्रोडक्शन थी कि वेव ऑप्टिक्स क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। अगर कोई बोले वेव ऑप्टिक्स की जरूरत क्यों पड़ी या वेव को वेव ही क्यों मानना पड़ा, तो इसका क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हो आप इस चीज की। बिकॉज देयर वर सम फिनोमेना ऑब्जर्व्ड इन नेचर like interference, diffraction and polarization which could not be explained on by using ray picture of light। तो इसलिए हमें इसको क्या मानना पड़ गया, प्योर वेव ही मानना पड़ेगा। बोलो क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ चलें। थोड़ा जवाब दो, रिस्पॉन्स दो, जोश दिखाओ, क्योंकि यार नया नया चैप्टर है, अभी क्या हमने इसको स्टार्ट ही किया है। स्टार्ट करें इसको, अभी स्टार्ट नहीं किया, समझ लो, अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन ही दिया है। ओके, कर दें स्टार्ट, एक बार बोल तो। यस सर, चलो बहुत बढ़िया। वेव ऑप्टिक्स बेटा जब हम पढ़ने लगेंगे ना, सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आने वाली है, दैट इज वेव फ्रंट। नोट देखो करो आप, मैंने ये बोला कि थोड़ा तेज चलेगा, आप सारा नोट नहीं कर पाओगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी नोट नहीं करोगे। आप अपना मेन हेडिंग डालो, आपको नोट करने पड़ेंगे, डायग्राम्स आएंगे जो, तो डायग्राम्स आपको बनानी पड़ेंगे ना बेटा। तो नेक्स्ट फिनोमेना इज, फर्स्ट फिनोमेना जो वेव ऑप्टिक्स में आएगा, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। वो जो 3 नाम आ रहे थे ना, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, वो भी आएंगे, आते हैं थोड़ी देर में, लेकिन आज का दिन तो किस पे बीत जाएगा हमारा, वेव फ्रंट पे भी जाए। ओके, व्हाट इज वेव फ्रंट, वेव तो वेव हो गई, फ्रंट मतलब वेव का फ्रंट है ना, वेव का फ्रंट, कहीं से वेव क्या हुई है, प्रोड्यूस हुई है, और वो सामने से कैसी दिख रही है, उसको हम क्या कह सकते हैं, वेव फ्रंट कह सकते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नाम से तो यही है कि वेव का फ्रंट, वैसा कुछ कंसेप्ट है, लेकिन वेव फ्रंट को डिफाइन हमें टेक्निकली जैसा किताबों में लिखा होगा वैसे ही करना होगा। मान लो हम लोग पानी में कोई भी चीज ड्रॉप करते हैं, लेट्स पानी में पत्थर फेंका, पानी में कंकड़ फेंका, तो जब पानी में कंकड़ फेंकेंगे तो पानी में क्या प्रोड्यूस होंगी, ऐसे करके रिपल्स प्रोड्यूस होंगी कि नहीं होंगी। देखो इसको वैसे अगर फिजिक्स के हिसाब से ना जाओ, सिर्फ इंग्लिश के हिसाब से जाओ, तो इसको रिपल्स वर्ड भी यूज कर देते हैं कि पानी में क्या प्रोड्यूस हुई है,
रिपल्स प्रोड्यूस हुई। यहां कोई कह देगा इसमें क्या क्रिएट हो गई है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है। अब टेक्निकली फिजिक्स के हिसाब से आओगे तो आप कह सकते हो इसमें क्या प्रोड्यूस हुई है, वेव्स प्रोड्यूस हुई है। बोलो समझ रहे हो, डिस्टर्बेंस ही है वो, वेव भी डिस्टर्बेंस ही है, आप रिपल्स भी कह सकते हो, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से आओ तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो रही है, वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। ओके, मान लो एक बंदा इस जगह पर है, लेट यहां पर एक बंदा, अगर यहां पे रिपल्स प्रोड्यूस हुई तो जब वो सामने से देखेगा उसकी तरफ ऐसे बढ़ते हुए, ये वेव आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, सामने किसी ने पानी में पत्थर फेंका, मैं पानी में मान लो, आधा अंदर आधा बाहर, तो सामने से मुझे ये चीज अपने पास आती हुई दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी। ओके, और ये है क्या, बेसिकली वेव ही तो है, एक वेव प्रोड्यूस हुई है। अब वो वेव मेरी तरफ आ रही है तो ये एक तरह से वेव का क्या आ रहा है मेरे पास, फ्रंट आ रहा है। जब मैं यहां से देख रहा हूं तो इसी को क्या कह रहा हूं मैं, वेव फ्रंट कह रहा हूं। डिफाइन हमने फिजिक्स के हिसाब से ही करना है। वैसे आपको समझाने के लिए बात हो रही है कि इसको ही क्या कहते हैं, वेव फ्रंट। ये जो फिजिक्स के हिसाब से जो बन रहे हैं ना भाई, ये जो शेप्स बन रही हैं, दीज आर बेसिकली द वेव फ्रंट्स। यही क्या है बेटा, वेव फ्रंट है, तो नाम उसका सही है, वेव का फ्रंट। जैसे कि वेव का क्या है, फ्रंट है। बोलो समझ रहे हो कुछ, इनको ही क्या बोलना है हमने आगे चलकर, वेव फ्रंट बोलना है। ओके, ये वाटर के सरफेस पे प्रोड्यूस होने वाली वेव थी। कहां पर, वाटर के सरफेस पे। वैसे वेव चारों तरफ थ्री डायमेंशनली प्रोड्यूस होती है, क्योंकि सरफेस के साइड पे मॉलिक्यूल्स थे, ऊपर थे नहीं, तो ऊपर को तो बढ़ी नहीं, नीचे को जरूर थोड़ी बहुत बढ़ गई होगी। लेकिन इमेजिन करो कि अगर आप पानी के बिल्कुल अंदर हो, बिल्कुल मतलब ये मान लो पूरा का पूरा क्या है, पानी है, और आप यहां पर इस जगह पर, अब बेटा इस जगह पर अगर डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाए, मान लो अंदर कोई छोटा सा पटाखा फोड़ दे कोई, तो उससे क्या होगा, डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। अब आप बताओ ये डिस्टरबेंस चारों तरफ क्रिएट होगी कि नहीं होगी, बोलो समझ रहे पॉइंट को कि नहीं। सरफेस के ऊपर तो ऐसे ही दिखना था जैसे एक्चुअली दिखता है, लेकिन इनसाइड द वाटर जब डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे तो सिर्फ एक ही तरफ नहीं, ये अब ऊपर वाली साइड पे भी बढ़ेगी, ये नीचे वाली साइड पे भी बढ़ेगी, ये इधर भी बढ़ेगी। जल्दी बोलो, पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं, ये इमेजिनेशन है। अब इसको भी क्या बोलना है हमने, वेव फ्रंट बोलना है। ये भी क्या है, एक तरह का वेव फ्रंट। ओके, इस तरफ चारों तरफ क्या फैल रही है, वेव फैल रही है। इमेजिन करो हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, बल्ब है मान लो, ठीक है जी। इस बल्ब को मैंने वर्टिकली किसी पोल के ऊपर वर्टिकल पोजीशन में जैसे मैंने लगाया है, वर्टिकल, नॉर्मली ऐसे नहीं लगता, बल्ब तो दीवार पे लगेगा या कहीं पे लगेगा। मैंने बोला मैंने ग्राउंड में जाकर, ग्राउंड में चारों तरफ से, मतलब दीवार पे फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, पीछे वाली साइड पे लाइट नहीं ना जाएगी। मैंने बोला ग्राउंड में गए, ग्राउंड में जाकर पोल के ऊपर वर्टिकली एक बल्ब लगा दिया और इसको ऑन कर दिया, तो इसकी लाइट कैसे फैलेगी, चारों तरफ, ऊपर नीचे फैलेगी कि नहीं फैलेगी, चारों तरफ ही फैलेगी। तो इसकी लाइट भी जी इसके चारों तरफ फैलेगी, चारों तरफ। ये जो फैल रहा है ना, इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, वेव फ्रंट बोल रहे हैं। बोलो पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं। इससे पहले तो हम बोल रहे थे लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रेज, फिर हमने बोला रेज नहीं, क्या बनानी है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करते हुए शो कर दें। फिर हमने बोला वेव नहीं, अगर तो सरफेस पे तो वेव दिख रही होगी तुम्हें, स्ट्रिंग वाली सिचुएशन है उसमें भी क्या दिख रही होगी, वेव दिख रही होगी। लेकिन ऐसी सिचुएशंस अगर मैं क्रिएट कर रहा हूं तो क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो कि वेव चारों तरफ फैल रही है। जल्दी तो कुछ इमेजिनेशन हुई कि नहीं, चारों तरफ फैलेगी। ये जो बन के निकल रहे हैं ना बेटा, ये स्फीयर्स, इन्हीं को क्या बोल रहा हूं मैं, वेव फ्रंट बोल रहा हूं। ये एक्चुअली ही वेव के क्या है, फ्रंट टाइप है। मेरे सामने से देखोगे तो ऐसे वेव फैलती हुई आ रही है, सरफेस पे देखोगे तो आपको सर्कल बनते हुए नजर आ रहे थे जो अभी हमने यहां पर दिखाए थे, ये सर्कल। लेकिन थ्री डायमेंशनली देखोगे तो ये पूरे स्फीयर्स बनते हुए नजर आएंगे आपको। ओके, उसके अलावा क्या आपने ये सब सिंबल देखे, ये किसका सिंबल है, ये देखा है ऐसे करके, ये सिंबल जो है कहीं पर, ये किस चीज का सिंबल है, साउंड का भी होता है, साउंड का भी है। सबसे लेटेस्ट ये वाईफाई का सिंबल ऐसे ही होता है, वाईफाई का सिंबल ऐसे ही होगा। ओके, अगर ऐसे करके दोनों साइड पे बना हुआ है तो ये किसका सिंबल हो गया,
ये हॉटस्पॉट का सिंबल हो गया। ऐसे ही होता है कि नहीं, वाईफाई का सिंबल ये है कि भी वो ऐसा करके वो मोबाइल में कई ऑप्शन आते हैं ना, वहां पे बटन दबा दो वो नीला हो जाता है कि वाईफाई वाला तुमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। ये किसका सिंबल है? वाईफाई का। ये किसका सिंबल है? दोनों तरफ बन गया। ये किसका सिंबल हो गया? हॉटस्पॉट का सिंबल हो गया। उसके अलावा एक और भी सिंबल होता है, 1 2 3 4 5। ये जो आपका, जब आप सिम डालते हो तो साइड पे कि मोबाइल के टावर्स आ रहे हैं कि नहीं, मतलब सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये इसका सिंबल हो गया। ऐसे करके सिंबल होते हैं ना। ये सारे के सारे क्या हैं? बेसिकली वेव शो की हुई। अलग अलग सेंस में यूज करना था, थोड़ा थोड़ा उसमें क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसका मतलब है कि सिग्नल आ रहे हैं। इसका मतलब भी क्या है कि सिग्नल्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सिग्नल्स जा रहे हैं, क्योंकि हॉटस्पॉट से आप सिग्नल क्या कर रहे हो, सेंड कर रहे हो। अल्टीमेटली दीज ऑल रिप्रेजेंट वेव फ्रंट्स या वेव्स। अगर इस रूम में यहां पर ये वाईफाई का राउटर लगा हुआ है तो ये भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं वेव्स फेंक रहा। अगर मैं इसको सेंटर में रखूंगा तो ऊपर भी सिग्नल जा रहा है, नीचे भी सिग्नल जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, चारों तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा? बोलो, पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? सो बेसिकली बेटा जब वेव्स निकलती है ना, वो कैसे निकलती हैं? 3 डायमेंशनली पूरा स्फेरिकल सिस्टम बना के निकलती है। इसी को क्या कहते हैं हम? वेव फ्रंट कहते हैं। ओके, अब अगली बात आती है समझाने के लिए। ये तो समझाने के लिए होगी ना, अगली बात होगी एग्जाम में बताने के लिए। अब एग्जाम में आप इतना समझा के नहीं ना होगा, एग्जाम के लिए तो आपको डेफिनेशन लिखवा देंगे कि व्हाट इज अ वेव फ्रंट, वो लिखवा देते हैं। फिलहाल ये बताओ, वेव फ्रंट का कुछ मीनिंग तो आपके माइंड में आया कि नहीं आया? एक कहीं से भी कोई वेव प्रोड्यूस हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट। हम ज्यादा ऑप्टिक्स में किसकी बात कर रहे हैं? लाइट की बात कर रहे हैं। तो लाइट का कहीं पे भी सोर्स है ना बेटा, वहां से जो लाइट वेव्स निकल रही हैं, 11th क्लास तक आप वेव्स को ऐसे ही बनाते थे जी, ऐसे नहीं। अगर पॉइंट सोर्स है तो उससे चारों तरफ वेव्स निकल रही हैं। इनको ही हम क्या कह रहे हैं? वेव फ्रंट कह रहे हैं। ये पहला वेव फ्रंट, ये उससे अगला वेव फ्रंट, ये उससे अगला वेव फ्रंट। व्हेन वी आर इन रे पिक्चर ऑफ लाइट, जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हम कहते हैं लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ रेज। व्हेन वी आर डिस्कसिंग wave picture of light, we say that light travels from one point to another in the form of a wave fronts. किस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है? इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स ट्रेवल कर रही है। तो यही है आपके वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट में मुझे एक पॉइंट समझाना है, ध्यान से सुनना। मान लो यहां पे सोर्स है और ये फर्स्ट वेव फ्रंट, बाद में यहां पहुंची, उसके बाद थोड़ी और आगे पहुंच गई, उसके बाद थोड़ी और आगे पहुंच गई। ओके, वेव आगे बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। मतलब आगे कौन बढ़ रहा है? वेव फ्रंट बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा और बढ़ता ही रहेगा। तो लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट्स। ओके, एक पॉइंट सुनना। अगर मैं इस वेव फ्रंट की बात कर रहा हूं, दिस इज वन वेव फ्रंट एंड दिस इज अनदर वेव फ्रंट, दोनों में फर्क है। ये एक वेव फ्रंट है, ये उससे अगला, ये दोनों अलग अलग है। ओके, अगला ध्यान से सुनना पॉइंट। ये जो वेव फ्रंट है ये स्फेरिकल है। ओके, लाइट यहां से स्टार्ट होती है, यहां से, और यहां पे पहुंची, यहां पे पहुंची, इस जगह पे पहुंची, इस जगह पे पहुंची, इस जगह पे पहुंची, इस जगह पे, इन पॉइंट्स पे पहुंच रही है वेव। आपने मुझे ये बताना है जज कर कि अगर ये ए बी सी डी ई एफ जी एच पॉइंट्स हैं बेटा, और यहां से एस से स्टार्ट, तो एस से ए तक पहुंचने का और एस से बी तक पहुंचने का टाइम सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा? सेम रहना चाहिए। मीडियम सेम है तो स्पीड सेम रहेगी। डिस्टेंस क्या कवर कर रहे हैं? सेम, क्योंकि स्फेयर के ऊपर पॉइंट बना दी ना, तो डिस्टेंस सेम है। आपने एकदम बता दिया, सही बताया कि यहां से स्टार्ट होने तक ए, और यहां से बी या यहां से डी या यहां से ई या यहां से सी तक वेव ने कितना टाइम लिया है? सेम टाइम लिया है। अगर बेटा सेम टाइम लिया है तो इसका मतलब फेस चेंज भी क्या हुआ होगा? सेम हुआ होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में सबका फेस क्या था? सेम था, और टाइम क्या है? सेम है। तो फेस भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे मैंने बोला, ये दो सिचुएशंस हैं। अगर स्टार्टिंग सेम थी और फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ क्या है? सेम है। तो अगर मैं सेम टाइम वाला पॉइंट लूंगा तो ये भी वही टाइम है, ये भी वही टाइम है। जल्दी बोलो, समझ रहे हो? तो इन दोनों का फेस क्या है? सेम है। मतलब ये भी 90 डिग्री है और ये भी क्या है? 90 डिग्री है। तो आई मीन टू से, समझ में लग गया ना पॉइंट, कि अगर यहां से लेके यहां तक का टाइम सेम है, एस टू ए, एस टू बी, एस टू डी, अगर टाइम सेम है तो इसका मतलब ये जितने भी पॉइंट्स है ना बेटा, ए बी सी डी, इन सबका फेस भी क्या होगा? सेम होगा। दे ऑल आर इन सेम फेस। ओके, अगर मैं यहां पॉइंट लूं ए डैश,
यहां पॉइंट लू बी डैश, ओके मुझे बताओ ए और ए डैश तक का टाइम सेम है कि अलग अलग है? एस से स्टार्ट हुई, एस से ए और एस से ए डैश तक पहुंचने का टाइम सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग, तो फेस भी क्या होगा? अलग अलग। लेकिन ए और बी डैश का फेस क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि यहां ये फिर से स्फेयर के ऊपर के पॉइंट है। आई मीन टू से कि अगर मैं स्फेयर के ऊपर पॉइंट ले रहा हूं तो सबका फेस क्या माना जाएगा? सेम माना जाएगा। बोलो क्लियर है? समझ गए? ओके, अब दो बातें मिलाते हैं। ये जो स्फेयर है ए डैश बी डैश वाला, क्या मैं इतनी देर से इसको वेव फ्रंट बोल रहा हूं? बोलो, जवाब दो। इस स्फेयर को वेव फ्रंट बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ये दूसरा वेव फ्रंट है, ये तीसरा वेव फ्रंट है। ओके, मैंने इसकी बात की। इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट, ये स्फेयर है, यहां पे भी सर्कल दिख रहा है, इस स्फेयर के ऊपर बेटा जितने भी पॉइंट्स हैं, क्या उन सब पॉइंट्स का फेस सेम होगा कि नहीं होगा? एक स्फेयर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका फेस क्या होगा? सेम। और इसको मैं बोल क्या रहा हूं? वेव फ्रंट। तो मैं दोनों बातों को मिला रहा हूं। आई मीन टू से वेव फ्रंट उस सरफेस को कहते हैं जिसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं जिनका फेस क्या रहे? सेम रहे। बोलो, कुछ तो क्लियर हुआ होगा। वेव फ्रंट, मैं लिखवाता हूं, वेव फ्रंट उस सरफेस को कहते हैं जिसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सबका फेस क्या है? सेम है। अब दो तरीके से मैंने वेव फ्रंट समझाया। एक तो शेप के हिसाब से भी ऐसा होता है, ऐसे चल रही है वेव, ऐसे निकल रही है। दूसरा, फिर जो डेफिनेशन आपने एग्जाम में लिखकर आनी है, अब वो आप डेफिनेशन लिखोगे। जो मैंने करवाया उसमें से जो आपने पिक करना था अपने हिसाब से पिक कर लिया। अब वेव फ्रंट की क्या आ रही है? डेफिनेशन आ रही है। लिखोगे कि वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज, लिख लो, वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम which are vibrating in same phase at that instant। इसको एग्जैक्टली नोट करो, एग्जाम में यही लिख कर आनी है, ज्यादा कहानी ही नहीं बनानी एग्जाम में, यही लिख कर आनी है कि इट इज कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। नोट कर लो भाई जल्दी। हो गया? याद कर लोगे? रट जाता होता है बच्चों को। तो इसकी जो बुक सी डेफिनेशन है आपने लिख ली। चाहे ये बोल दो, मैं वैसे बोलता होता हूं कि वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। थोड़ा और शॉर्ट करके, इट इज लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ओके, लोकस वर्ड सुना तुमने मैथ्स में कहीं पर? लोकस वर्ड सुने? लोकस मतलब, लोकस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सम पॉइंट्स विच सेटिस्फाई अ कॉमन कंडीशन। जैसे सर्कल की डेफिनेशन पता क्या होती है? अगर आप मैथ्स की बुक में जाके सर्कल को डिफाइन करो ना, तो सर्कल की डिफाइन करते हुए कहते हैं इट इज लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट ए सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। जितने भी एक कॉमन पॉइंट से सेम डिस्टेंस वाले बेटा पॉइंट्स हैं, उन सबके लोकस को, लोकस मतलब सेम कंडीशन वाले पॉइंट्स को कंटिन्यूटी में जोड़ दो तो जो शेप बनती है उसको क्या कहते हैं? लोकस कहते हैं। यहां पर फिजिक्स में मुझे लोकस की डेफिनेशन नहीं देनी, वो तो मैं वैसे समझा रहा हूं। मुझे किसकी डेफिनेशन देनी थी? वेव फ्रंट की। वो आप याद कर लो। व्हाट इज अ वेव फ्रंट? इट इज, बोलो, इट इज लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। बाकी एक दो पॉइंट्स इसमें एडिशनल थे, उसके हिसाब से बोलो, जो लिखा है वैसे याद कर लो। शॉर्ट में बोलूं तो इट इज लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। तो अभी तक पिछले जो भी है 20-25 मिनट हो गए बात करते हुए, तो उसमें 20 मिनट की तो क्या थी बेटा? इंट्रोडक्शन थी। ओके, वो भी चलो जरूरी होती है, फर्स्ट टाइम करेंगे तो जरूरी है। लेकिन एग्जाम के लिए सबसे मेन चीज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी आई है? मेरी वेव फ्रंट के बाद की कहानी। वेव फ्रंट की डेफिनेशन कई बार एज इट इज एग्जाम में आ जाती है कि व्हाट इज अ वेव फ्रंट? इट इज लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। ओके, वेव फ्रंट की शेप कई तरह की हो सकती है। जैसे इतनी देर से कई बार मैंने कौन सा वेव फ्रंट बनाया है? स्फेरिकल वेव फ्रंट बना रहा हूं। मैंने कई बार समझाते समझाते 4-5 बार वेव फ्रंट बनाया। कौन सा वाला बनाया बेटा? स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट की बेटा शेप कैसी आएगी किस पे डिपेंड करता है? सोर्स कैसा है। अगर सोर्स पॉइंट सोर्स है, इफ सोर्स इज द पॉइंट सोर्स, तो उसका वेव फ्रंट कैसा होता है? स्फेरिकल, कंसेंट्रिक स्फेयर्स। ठीक है जी, तो इसका वेव फ्रंट कैसा होगा? कंसेंट्रिक स्फेयर्स। अगर वेव फ्रंट मैंने बनाई दिया तो मुझे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट भी शो करनी होती है कि किस तरफ लाइट जा रही है।
उसके लिए देखो फिर से मुझे रेज तो बनानी ही पड़ती है। देखो वेव फ्रंट भी बनाओगे ना तो भी मुझे उसमें क्या बनानी पड़ेगी, रेज तो बनानी ही पड़ेगी। तो वेव फ्रंट बनेगा तो साथ में रेज तो बनानी पड़ेगी, लेकिन हम रेज नहीं किसके हिसाब से डील कर रहे हैं, वेव फ्रंट के हिसाब से डील कर रहे हैं। रेज तो हमें बनानी ही पड़ेगी। ओके, कुछ तो क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे दो। व्हाट इज अ वेव फ्रंट? क्लियर है, इट इज कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स। अगर वेव फ्रंट की बात करिए तो रे ऑफ लाइट की तो बात करनी पड़ेगी। एन एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ अ वेव इज कॉल्ड रे। तो रे क्या चीज होगी, वेव फ्रंट पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने लिए, जो जिससे कि हमें बेटा डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव का पता लगे। ओके, रे तो हमें फिर भी बनानी पड़ेगी, अकेले वेव फ्रंट भी बना के आ जाएंगे ना तो भी वो मीनिंगलेस थी बात हो जाएगी। हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के लिए क्या बनानी पड़ेगी, रेज तो बनानी ही पड़ती हैं। तो रेज की भी जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा रेज आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट्स। रेज हमेशा वेव फ्रंट के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। एंड द टाइम टेकन फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम वन वेव फ्रंट टू अनदर इज द सेम अलोंग एनी डायरेक्शन। ठीक है जी, अब इसको मतलब ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है, बता ही दिया। रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट्स। ओके, फर्स्ट पॉइंट आई थिंक क्लियर। व्हाट इज अ वेव फ्रंट? अगली हेडिंग डाल लो आप, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। यस, रे ऑफ लाइट की डेफिनेशन बेटा देख लो दोबारा, ज्यादा चक्कर में उसके खैर पढ़ना नहीं था हमने। रेज आर, वो उड़ गई, वो जो यहां पर आई थी, हाँ उसको मैं ढूंढ रहा हूं यार, मिल नहीं रही, रुक जाओ आ गई। एरो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज कॉल्ड रे। बीच बीच में कई बार ये इधर उधर चल जाता है मार्कर, तो उड़ भी जाता है कुछ ना कुछ। इसकी बेटा जरूरत नहीं है, हमें जरूरत किसकी है, वेव फ्रंट की है। जिस चीज की जरूरत है वो मैं लिखवाऊंगा, जिस चीज की नहीं जरूरत बोल देंगे। रे के बारे में तो मैंने बस ये बोला कि यार उस पर रे हमें बनानी पड़ेगी। रे जस्ट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। रे की डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला। किसकी पूछनी है एग्जाम में, वेव फ्रंट की पूछी जा सकती है, बकायदा पूछी जा सकती है, कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, व्हाट इज अ वेव फ्रंट। ओके जी, अब आती है अगली बात। अगली हेडिंग आपकी आएगी टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक हमने, सिर्फ एक बात बताई है, व्हाट इज अ वेव फ्रंट। याद हो गया सबको कि नहीं? सेठ साहब चुप के बैठे हुए हो, वेव फ्रंट याद हो गया कि नहीं, बता दो, डिफाइन करो। स्माइल नहीं, डिफाइन करो। वेव फ्रंट कौन डिफाइन कर सकता है? डिफाइन वेव फ्रंट कर लोगे बेटा। विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेस, कुछ नहीं है, लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेस। ओके, तीन तरह के होते हैं बेटा टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। सबसे पहला आ गया कौन सा आपका, स्फेरिकल वेव। ये बनाते जाओ बेटा, बनाते जाओ, ज्यादा भी हाथ पे हाथ धर के थोड़ी बैठोगे। स्फेरिकल वेव फ्रंट, जो इतनी देर से बेटा हम पढ़ा रहे थे, वो कौन सा वाला वेव फ्रंट था आपका, स्फेरिकल वाला ही वेव फ्रंट था। इफ सोर्स इज पॉइंट सोर्स, अगर हमारा सोर्स कैसे है, पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स। इफ अवर सोर्स इज द पॉइंट सोर्स, तो उसका वेव फ्रंट कैसा आएगा बेटा, कंसेंट्रिक स्फीयर। इफ सोर्स इज पॉइंट सोर्स, तो वेव फ्रंट कैसा आने वाला है, कंसेंट्रिक स्फीयर्स। ओके, आपने ज्यादा नहीं लिखना, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ड्यू टू पॉइंट सोर्स होता है, और स्फीयर्स बना लिए, रे बना दी, बात खत्म। पॉइंट सोर्स होगा तो वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। तो इट इज ड्यू टू पॉइंट सोर्स। ये दो तरीके बना सकते हैं हम, कन्वर्जिंग भी हो सकता है, डाइवर्जिंग भी हो सकता है जी। तो इनमें से एक है कन्वर्जिंग, एक क्या है, डाइवर्जिंग। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश, बना लो ये। हो गया जी, नो? अगर सोर्स पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा आने वाला है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। एक बार समझ लो बात को, ये तो क्लियर ही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। पॉइंट सोर्स है तो कैसा होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और एरो जरूर बना देनी है बेटा, एरो जरूर बनानी है। ये देखो ये क्या कह रहे हैं, कन्वर्जिंग मतलब एक जगह पे इकट्ठे होना, डाइवर्जिंग मतलब फैलना। तो अगर बेटा आपका सोर्स
यहां पर है कहीं पर, तो आपका जो वेव फ्रंट ये जो बन रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, आप बताओ अगर एरोज बाहर को लगी हुई हैं तो इट इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग? बोलो, डाइवर्जिंग हो ना। ओके, आमतौर पे पूरा नहीं बनाया जाता, तभी मैं बोल रहा हूं टावर का सिंबल, वाईफाई का सिंबल, वो एक साइड पे बना के बात खत्म करते हैं, उसका मतलब भी क्या माना जाएगा? स्फेरिकल वेव फ्रंट ही माना जाएगा। राइट हो गया। तो ये कौन सा था आपका? डाइवर्जिंग। लेकिन कई बार कन्वर्ज भी कर रही होती है ना रेज, तो अगर रेज एक पॉइंट पे आ रही हैं तो ये जो वेव फ्रंट है करस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट कैसा है? कन्वर्जिंग। ये जो वेव फ्रंट है ये एक जगह पे रेज इकट्ठी हो रही है बेटा, एरोज अंदर की ओर है, तो ये कौन सा हो गया? कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। और ये नीचे वाला कौन सा हुआ? दिस वन डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ओके, तो वेव फ्रंट एक ही टाइप का बताया मैंने अभी, स्फेरिकल। स्फेरिकल में दो बता दिए, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। ओके जी, हो गया, डन हो गया, आगे बढ़े। लिख लिया। तीन तरह के वेव फ्रंट आने हमारे पास बेटा, एक स्फेरिकल, दूसरा सिलेंड्रिकल, और तीसरा कौन सा? प्लेन वेव फ्रंट। ओके, हो गया था नहीं ये तो। अगली बात, अगर बेटा मेरा सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट नहीं, लाइन सोर्स है, पॉइंट सोर्स नहीं, लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स। अबे लाइन सोर्स कैसा हो गया? एक तो हो गया बिल्कुल पॉइंट जिसमें से रेज चारों तरफ जा रही है, एक हो गया लाइन सोर्स। इमेजिन करो कि सामने एक डोर है, ठीक है जी, डोर क्लोज्ड है, उसमें डोर मतलब वैसे वो लकड़ी का डोर नहीं था, ओपन था, हमने उसमें कार्डबोर्ड का क्या लगा के बंद कर रखा है डोर को, समझ गए? अंदर लाइट जला दी, अब बाहर बिल्कुल भी लाइट उसमें से नहीं आ रही है, कमरा भी बंद है, डोर भी उसका क्या है? बिल्कुल बंद। अब हमने एक ब्लेड लेकर या एक चाकू लेकर उस कार्डबोर्ड में एक क्या लगा दी? स्लिट लगा दी। अब जब स्लिट लगा दोगे, पतली सी स्लिट ऊपर से लेके नीचे तक, इमेजिनेशन हो गई कि नहीं? रूम है, रूम के अंदर लाइट जल रही है, डोर बिल्कुल बंद था, डोर पतले कार्डबोर्ड पे का लगा रखा था हमने, और उसमें मैंने क्या लगा दिया? एक स्लिट लगा दी। तो एक लंबी लाइन आपको दिखनी शुरू हो जाएगी लाइट की, कि नहीं? ये बताओ मेरे को। आपको लाइट की एक लाइन दिखनी शुरू हो जाएगी ना, दिस इज लाइन सोर्स। बोलो पॉइंट समझ गए कि नहीं? ये किस कैटेगरी में डाल सकते हैं इसको? लाइट, सॉरी, लाइन सोर्स की। ये पॉइंट नहीं ना रहा, ये क्या हो गया? लाइन सोर्स हो गया। इससे रेज चारों तरफ ऐसे फैल रही है। बोलो पॉइंट क्लियर? या एक दूसरी इमेजिनेशन करो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक डायग्राम बनाया था जिसमें मैंने बोला मैं ग्राउंड में गया, एक बड़े से ग्राउंड में मैंने वहां पर एक पोल के ऊपर क्या लगा दिया? बल्ब लगा दिया, ठीक है जी। अब अगली सिचुएशन में सेम ग्राउंड में गया, मैंने वहां पर पोल के ऊपर बल्ब नहीं, ट्यूबलाइट लगा दी वर्टिकल पोजीशन में। वर्टिकल पोजीशन में क्या लगा दिया? ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट की लेंथ तो काफी ज्यादा होती है ना बेटा, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ लाइन सोर्स। जल्दी बोलो, पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? इससे स्फेयर नहीं बन पाएंगे, इससे क्या बनेंगे? इसके चारों तरफ लाइट फैलेगी और सिलेंडर्स बन रहे होंगे। इमेजिनेशन हुई कि नहीं हुई? अगर पॉइंट सोर्स था तो इसकी तो चलो लाइट ऐसे फैल रही थी आपकी, लेकिन इसकी लाइट इसके चारों तरफ कुछ ऐसे फैलेगी चारों, तो ऊपर भी जाएगी थोड़ी बहुत ही, लेकिन ओवरऑल इसमें ये साइड वाइज फैल रही होगी। इमेजिनेशन की बात है सारी, होगी इमेजिनेशन कि नहीं? दिस सिचुएशन मे बी टर्म्ड एज अ लाइन सोर्स। और लाइन सोर्स के जो वेव फ्रंट्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स। पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट कैसे बनने थे? स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। लाइन सोर्स के कैसे बनेंगे? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो अगर आपका सोर्स कैसा है? लाइन सोर्स है, तो उसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा बेटा? इट विल बी सिलेंड्रिकल इन नेचर। तो एक हो गया पॉइंट सोर्स जिसके वेव फ्रंट होंगे स्फेरिकल, दूसरा हो गया लाइन सोर्स जिसके वेव फ्रंट कैसे होंगे? सिलेंड्रिकल। जल्दी बनाओ भाई इसको, इस डायग्राम को जल्दी बनाना। फिर से पूछ लेते हैं, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है? पॉइंट सोर्स का स्फेरिकल। लाइन सोर्स का कैसा होता है? सिलेंड्रिकल। अगर वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल है तो उसका सोर्स कैसा होगा? लाइन सोर्स। वेव फ्रंट स्फेरिकल बन रहे हैं तो उसका सोर्स कैसा होगा? पॉइंट सोर्स। तो सिंपल वेव फ्रंट हो गया। अब इसकी क्या हो गई? जो भी है, दो टाइप्स हो गए। तीसरा बेटा आपका कौन सा? प्लेन वेव फ्रंट। पहले समझ लो फिर बताता हूं। प्लेन वेव फ्रंट, ध्यान से सुनना बेटा। मान लो ये एक पॉइंट सोर्स है, अब इसका वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, सही है? वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल होगा।
अब ये स्फेयर बढ़ता जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। अगर बहुत बड़ा स्फेयर हो जाए तो आपको कैसा नजर आएगा? प्लेन ही नजर आता है। कहते हैं जो अर्थ है कैसी है, वो स्फेरिकल है। लेकिन हमारे हिसाब से अर्थ का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो हमें कैसी नजर आती है? प्लेन ही नजर आती है कि नहीं? बोलो पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? ये तो बचपन में पढ़ रखा है कि अर्थ हमें प्लेन नजर आती है, वैसे वो कैसी स्फेरिकल है, बहुत बढ़िया, इसलिए हमें तो कैसे नजर आती है? प्लेन ही नजर आती है। तो अगर बेटा आपका सोर्स ऑफ लाइट बहुत 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 दूर है, जिसको हम इतने दिनों से, इतने कई 2-4 सालों से जब से ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं इन्फिनिटी बोलते हैं, कि अगर सोर्स, हाँ सन मान लो कि इफ सोर्स इज एट ए लार्ज डिस्टेंस, तो वहां से पहुंचते 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 जब हम तक ये वेव फ्रंट पहुंचेगा तो लगभग क्या हो जाएगा? प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। बोलो समझ रहे हो कि नहीं? इट विल बी अ प्लेन। जैसे बोला जाता ना, इफ सोर्स इज एट इंफिनिटी, वहां से आती हुई रेज कैसी बनाओ? पैरेलल बनाओ। तो अगर सोर्स कहां पर है? इनफिनिट डिस्टेंस पे या वेरी लार्ज डिस्टेंस पे, वहां से आते हुए वेव फ्रंट को कैसा बनाओ? प्लेन वेव फ्रंट बनाओ। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो आपका बेटा सोर्स चाहे पॉइंट सोर्स हो चाहे लाइन सोर्स हो, इफ दे बोथ आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, वहां से आते हुए जो वेव फ्रंट है उसकी शेप कैसी हो जाएगी? प्लेन हो जाएगी। तो इट विल बी टर्म्ड एज ए प्लेन वेव फ्रंट। बोलो पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? अगर मैं बोलता हूं फर्स्ट टाइप ऑफ वेव फ्रंट दैट इज स्फेरिकल, स्फेरिकल का सोर्स कैसा होता है? सोर्स इज पॉइंट सोर्स। अगर मैं बोलूं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का सोर्स कैसा होता है? लाइन सोर्स। अगर मैं बोल रहा हूं प्लेन वेव फ्रंट, तो प्लेन वेव फ्रंट का सोर्स कैसा होगा? इट मे बी पॉइंट, इट मे बी लाइन, बट इट शुड बी एट लार्ज डिस्टेंस। इट शुड बी एट लार्ज डिस्टेंस। तो थर्ड टाइप ऑफ वेव फ्रंट मैं कौन सा बता रहा था जी आपको? प्लेन वेव। ठीक है, थर्ड टाइप ऑफ वेव फ्रंट इज द प्लेन वेव फ्रंट। बना लेंगे जी, इसको भी कुछ नहीं करना, प्लेन्स बनाने हैं और उन पे परपेंडिकुलर रेज तो फिर बनानी है। प्लेन्स बनेंगे और उन पे परपेंडिकुलर रेज बन जाएंगे। तो दिस इज प्लेन वेव फ्रंट जी। तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है? अभी तक कुछ ज्यादा किया ही नहीं हमने। नंबर 1 क्या किया? वेव फ्रंट की डेफिनेशन, लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। दूसरे नंबर पे क्या किया? टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स। कौन कौन सा? स्फेरिकल दूसरे नंबर पर, सिलेंड्रिकल तीसरे नंबर पर, प्लेन। पॉइंट सोर्स होगा तो कैसा बन जाएगा? स्फेरिकल। लाइन सोर्स होगा तो कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल। और अगर प्लेन वेव फ्रंट है तो सोर्स कैसा हो सकता है? लाइन भी हो सकता है बेटा, पॉइंट भी हो सकता है। बोलो जी, कर लोगे? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ओके। अगली बात जो अपनी आनी है वेव फ्रंट को करते करते, दैट इज एक और रह गया पॉइंट, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल। एक हाइजेंस प्रिंसिपल आएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, ये अभी लिखोगे मत, पहले हेडिंग डाल लो, हाइजेंस प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट हेडिंग इज हाइजेंस प्रिंसिपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट तक एग्जाम में आ जाती है। कई बार होता है ना स्टेटमेंट्स नहीं आती जी, स्टेटमेंट तो बहुत इजी है। ये ऐसा टॉपिक है हाइजेंस प्रिंसिपल, वेव फ्रंट एक्सेट्रा, इनकी स्टेटमेंट तक आ जाएगी कि भी स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल, डिफाइन वेव फ्रंट, गिव टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई में आमतौर पे ये क्वेश्चन आते रहते हैं, आ सकते हैं। ओके, अगली बात क्या की? हाइजेंस प्रिंसिपल। इसकी स्टेटमेंट 2 पार्ट में होगी, आप लिखोगे, मैं बोल के लिखवा रहा हूं, वहां पे जब आएगी ना बाद में तो उसको रहने देना, मैं अपने हिसाब से लिखवा देता हूं। लिखो जी, हाइजेंस प्रिंसिपल। इट स्टेट्स दैट every point on a primary wavefront, it states that every point on a primary wavefront acts as fresh source of light, sending out wavelets in all directions. Every point on a primary wavefront acts as fresh source of light, sending out wavelets in all directions. लिख लिया यहां तक? ओके, डायग्राम भी बनेगा, 3-4 लाइनें छोड़ देना, उसमें उसका अगला पार्ट भी मुझे समझाना है, लिखवाना है। अभी पहले मैं जो पहले लिखवाया है उसको समझा दें। तो मैंने बोला बेटा ये कोई भी मान लो वेव फ्रंट, मैंने वर्ड यूज किया प्राइमरी वेव फ्रंट किया, मैंने एवरी पॉइंट ऑन अ प्राइमरी वेव फ्रंट ऐसे करके वर्ड यूज कर लिया ना, प्राइमरी वर्ड यूज किया। तो बेटा जब भी वेव फ्रंट बनते हैं ना, बनाना ये वाला बनाना है आपने, ये रफ है मेरा, तो ये ऐसे बनते हैं ना, ये प्राइमरी है और अगला कौन सा है? सेकेंडरी। लेकिन अगले पल ये प्राइमरी है और उससे अगला जो बनेगा वो कौन सा है? सेकेंडरी। फिर ये प्राइमरी है और अगला कौन सा है?
सेकेंडरी यहीं चल रहा है। दो की बात होगी, एक प्राइमरी है जरा उस तो बढ़िया ओके हो गया सेकेंडरी, फिर अगला प्राइमरी हो गया जरा उस तो बढ़िया, दैट विल बी सेकेंडरी। बोलो क्लियर है? तो हमने बोला है एवरी पॉइंट ऑन ए प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट। प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर, यानी कोई भी जो वेव फ्रंट मैंने लिया, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, दे ऑल एक्ट एज फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट सेंडिंग आउट वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शन। ओके, तो ये भैया प्राइमरी वेव फ्रंट है। हाइजेंस प्रिंसिपल कहता है कि प्राइमरी वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं, दे ऑल एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट। सारे अपने आप की है, फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट है, सेंडिंग आउट वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शन, जो कि चारों तरफ अपनी वेव्स क्या करते रहते हैं, फेंकते रहते हैं। बोलो समझ गए? एवरी पॉइंट ऑन ए प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट सेंडिंग आउट वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शन। इसका सेकेंड पार्ट है, मैं लिखवाता हूं, पहले समझा दे पॉइंट को। तो मान लो बेटा किसी भी लेटर पॉइंट पर, मान लो 1 सेकंड बाद की बात हो रही है, तो अगर 1 सेकंड बाद की बात हो रही है तो t इक्वल टू 0 पर 0 सेकंड पे जितने भी ये पॉइंट्स थे वेव फ्रंट के ऊपर थे, सबकी वेवलेट सेम टाइम पे स्टार्ट हुई है। तो जाहिर सी बात है ये जो वेवलेट्स बनी है ना, सेम टाइम में सब स्फेयर, जो छोटे छोटे स्फेयर मैंने बनाए हैं, सबके रेडियस क्या होंगे, सेम होंगे। बोलो पॉइंट समझ गए कि नहीं? t इक्वल टू 0 पर पॉइंट यहां पर थे, ओके, t इक्वल टू t पर ये अपनी वेवलेट्स बना के, मतलब अपने स्फेरिकल, खुद के स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाने लग गए। तो मैं कह रहा हूं ये जिन्होंने, अगर मैं सेम टाइम की बात कर रहा हूं, तो ये जितने भी इंडिविजुअल वेव फ्रंट्स बने हैं स्फेरिकल, सबके रेडियस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बोलो ठीक हो गया? तो बोला करो ठीक हो गया। अब बेटा किसी भी लेटर टाइम पर मैं अगर इनका फॉरवर्ड एनवेलप कंसीडर करता हूं, कौन सा एनवेलप? फॉरवर्ड एनवेलप। ओके, दैट फॉरवर्ड एनवेलप गिव्स मी द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसको कंप्लीट कर लो डायग्राम को, उसके बाद में अगला पार्ट हाइजेंस प्रिंसिपल का बताना शुरू कर दूंगा। तो इसके जो वेवलेट्स बनी बेटा किसी भी लेटर टाइम पर, ये जो छोटे 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 स्पेस बने हैं, इनका जो फॉरवर्ड एनवेलप है, फॉरवर्ड एनवेलप, इट गिव्स द पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट। इन्हीं से क्या बना, सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया। तो ये था प्राइमरी वेव फ्रंट पहले वाला पीपी डैश, और ये हो गया आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट बेटा एस एस डैश। डायग्राम कंप्लीट है? बोले डायग्राम बनाओ जल्दी। हो गया? ओके, तो बेटा जो स्टेटमेंट मैंने लिखवाई, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखवाया था? फर्स्ट पार्ट में मैंने लिखवाया स्टेटमेंट जो कंप्लीट हो चुकी है, आप लिख चुके हो कि हाइजेंस प्रिंसिपल स्टेट दैट एवरी पॉइंट ऑन ए प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट्स एज फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट सेंडिंग आउट वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शन। लिख लिया? फुल स्टॉप डालकर अगली लाइन में लिखना है आपने फिर, द फॉरवर्ड एनवेलप of the forward envelope of the wavelets produced, the forward envelope of the wavelets produced at any later time, the forward envelope of the wavelets produced at any later time gives the position of the secondary wave front, gives the position of the secondary wave front at that time, gives the position of the secondary wave front at that time। मतलब दो पार्ट में बोला गया। पहले पार्ट में बोला है कि भाई कोई भी प्राइमरी वेव फ्रंट होगा, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है, दे ऑल एक्ट एज फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट सेंडिंग आउट वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शन। तो दूसरे पार्ट में बोला गया किसी भी लेटर टाइम पर जो इनकी वेवलेट्स बनी है उनका फॉरवर्ड एनवेलप ले लोगे तो दैट विल गिव्स अस द पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, एक पॉइंट लिख के हम क्लोज करेंगे आज की बात। लिखना सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल, सिग्निफिकेंस मतलब इसका इंपॉर्टेंस, इसका महत्व। तो सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल में लिखना
Huygens principle helps to locate the position of secondary wavefront. Huygens principle helps to locate the position of secondary wavefront. If we know, Huygens principle helps to locate the position of secondary wavefront if we know the position of primary wavefront. If we know the position of primary wavefront, अगर primary wavefront की position पता हो तो secondary wavefront की position आसानी से पता लगाई जा सकती। ओके जी, तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बेटा ठीक चल गया अपना। फर्स्ट डे इतना की होता है हाइजेन प्रिंसिपल, बाकी फिर धीरे धीरे 1-2 दिन में चीजें आगे बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी।